बिन भाई के बहू का रक्षाबंधन। सज्जनपुर गांव में रेवती और रमिया नाम की दो सास बहू का जोड़ा रहता था। वो कहने को तो सास बहू थी, मगर दोनों के बीच माँ और बेटी जैसा प्यार बसा हुआ था। जून की जेठ के जाने के बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें पड़ने वाला राखी का त्योहार दस्तक देता है। राखी के दिन एक दिन पहले की शाम गांव में रहने वाली भंवरी रेवती के घर आ धमकती है, जहां रसोई घर से एक गीत जो कि रेवती की बहू रमिया गा रही थी, भंवरी के कान में आ पड़ती है। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार की डोरी से संसार बांधा है, रेशम के धागे ओ रेशम के धागे से संसार बांधा है। अरे, ये राखी का गीत कौन गुनगुना रहा है? इतने मधुर बोल सुनकर मेरी तो सांझ की बेला ही बदल गई। अरे, ये गीत मेरी बहू रमिया गा रही है। कल रक्षाबंधन है ना, ये मेरी बहू का मनभावन त्योहार है। ये सुनते ही भंवरी बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर रेवती को ताना मारते हुए कहती है, हाँ, और कर भी क्या सकती है, अब भाई तो है नहीं बेचारी का, इसीलिए राखी के राग छेड़कर ही दिल बहला रही है। जाने कैसा फूटा भाग है बेचारी रमिया बहू का, जो उसके भाग्य में भाई का सुख ही नहीं है। भंवरी के तेज स्वर रसोई घर में खाना पका रही रमिया के कानों में पड़ते हैं। उसकी आंख भर आती है। तभी उसकी सास रेवती अपनी बहू रमिया की सिसकियों को भांपकर भंवरी से गुस्से में कहती है, कभी तो अपने मुंह से जहर उगलने के बजाय मीठी बोली भी बोल लिया कर भंवरी। जाने किसने तेरा नाम भंवरी रखा। जानती है, भंवरों का काम होता है फूलों को खिलाना, मगर तू जब भी मेरे घर में भिनभिनाते हुए दस्तक देती है, मेरी बहू का खिलता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। बहू को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी रमिया वहां आ जाती है और भंवरी अपने गुस्से का गुबार फोड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ न बुलवाए, मगर एक बात तो खरी सच्चाई है रेवती। जैसे एक बच्चा न जनने वाली औरत को बांझ पुकारते हैं, ठीक वैसे ही बिन भाई वाली बहनों को अभागन का ही नाम दिया जाता है। बाजार जा रही हूँ राखी खरीदने, चलना है तो बता। तेरी बहू का कोई भाई नहीं, और तेरा है भी तो उस बेचारे की कलाई पिछले 5 बरस से सूनी ही रह जाती है। शायद तू राखी का मोल भूल गई है, तभी तो तू राखी बांधने जाती ही नहीं, ताकि तेरी इस बिन भाई वाली अभागन बहू को बुरा न लगे। हाँ। भंवरी की कटाक्ष बोली रमिया के दिल को तार तार कर देती है। रमिया रोते हुए अपनी सास से कहती है, इसका मतलब माँ जी, आप हर साल मेरे खातिर मामा जी को राखी बांधने नहीं जाती है? भगवान इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य। जहाँ एक और सास का स्नेह है, वहीं दूसरी ओर मुझ बदनसीब बेबस बिन भाई की बहन के चलते एक भाई बहन सालों से राखी का त्योहार नहीं मना पा रहे। बहू खुद को क्यों दोष देती है। अगले रोज चारों ओर रक्षाबंधन की चहल पहल मची थी। कहीं बहनों के अधरों पर भाई के गीत, तो कहीं राखी की रौनक भाई बहन के त्योहार में अनेकों रंग भर रही थी। तभी फोन की घंटी बजती है। माँ जी, फोन क्यों नहीं उठा रही आप? कब से घंटी बज रही है? अरे बहू, वो आज राखी का त्योहार है ना, कंपनी का होगा। रमिया एक ही पल में रेवती का झूठ पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, माँ जी के चेहरे की रंगत देखकर ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कि फोन माँ जी के भाई यानी कि भानु मामा जी का है। रमिया झटपट से फोन उठाती है और रेवती का भाई भानु रोते ढहकते हुए कहता है, भाई लागू जीजी, तुम्हारा खत पढ़ा, जिसमें तुमने साफ जाहिर किया है कि इस राखी पर भी तुम अपने भाई को राखी बांधने नहीं आओगी। मगर जीजी, तुम्हारे इस बदनसीब भाई की कलाई पिछले 5 बरस से तुम्हारी राखी को तरस रही है। आ जाओ जीजी, तुम्हें मेरा वास्ता जीजी। अचानक फोन कट जाता है, जिसके बाद रमिया कहती है, माँ जी, आपको आपकी इस बहू का वास्ता, आज आप मामा जी को राखी जरूर बांधेंगी। हम सुमेरमनपुर चल रहे हैं, वो भी इसी घड़ी। रेवती रमिया की जिद के आगे घुटने टेक देती है और दोनों राखी की होड़ में बाजार पहुंचते हैं, जहां रमिया की मुलाकात एकाएक उसकी सखी मालिनी से हो जाती है। माँ जी, ये बड़े गुंबद वाली चमकीली राखी मामा जी की कलाई पर खूब फबेगी। काश कृष्ण कन्हैया मेरा भी कोई भाई होता तो मैं उसके खातिर भी राखी खरीदती। आज मैं तुमसे बेहद खफा हूँ कान्हा। अरे रमिया, तू यहाँ पर सालों बाद देखा है तुझको। वैसे ये राखी किस खुशी में खरीद रही है?
तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। फिर मालिनी का व्यंग सवाल रमिया की बोलती बंद कर देता है और वो कहती है, सही कहा तूने, मुझ बदनसीब बहन के भाग्य में भाई का सुख नहीं। ये राखी मेरी नहीं, किसी और की अमानत है। मालिनी के सवालात रमिया के दिल को भीतर तक भेद कर रख देते हैं। वो अपनी सास के संग चल पड़ती है। घंटों की दूरी तय करके दोनों देर अंधेर सुरेमनपुर पहुंचते हैं, जहां दोनों भाई बहन मिलते हैं। भानु, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं जानता था कि रेवती दीदी मुझे राखी बांधने जरूर आएगी। वो तो ठीक है, मगर इस बिन भाई की बहन को अपने संग लाने की क्या गरज पड़ गई थी? माँ, रम्या मेरी बहू से बढ़कर मेरी बेटी है। उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। माँ, आप भी क्या राखी की रोज गई गुजरी बातों को लेकर बैठ गई? हाँ हाँ, अब इस बूढ़ी की बातें तो कड़वी लगेंगी ही, मगर सच जुबान पर नहीं ठहरते। कैसा बदनसीब भाग है इसका, जो एक आधा भाई भी नहीं है। चल बहू, मुझे यहाँ नहीं रुकना। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। राखी के दिन भाई की कलाई सोनी शोभा नहीं देती। राखी के इस रोज सभी गिले शिकवे को मिटा दीजिए। रम्या अपनी सास को राखी की थाली सजाकर देती है। रेवती अक्षत कुमकुम का तिलक करके अपने भाई भानु को राखी बांधती है, मगर एक बार फिर भानुमती रम्या को भाई के ताने देने लगती है। तुम हर बार एक ही बात छेड़ते थकती नहीं? चल बहू, बस बहुत हुआ। दोनों सास बहू देर रात निकल पड़ती हैं। माँ जी, उतनी लंबी दूरी का पड़ाव हम पैदल कब तक पार करेंगे? एकाएक रम्या को सड़क के बीच एक शख्स बेसुध पड़ा दिखाई पड़ता है। दोनों उसे एक टूटे फूटे ठेले पर सवार करती हुई लेकर गांव लौटती हैं। तभी वो आंख खोलकर कहता है, मुझे बचा लो बहन, अब मैं मरना नहीं चाहता। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहती है, क्यों कृष्ण कन्हैया, जिस एक शब्द को सुनने की खातिर मैं बदनसीब बहन बचपन से तरसती आ रही हूँ, आज राखी के दिन वो शब्द सुना भी तो तूने मेरे इस भाई की आंखें क्षण भर में बंद कर दी। आज रक्षाबंधन के दिन इस राखी की डोर की परख होने जा रही है प्रभु, कि इसमें कितनी ताकत है, ये तुम्हें तय करना ही है प्रभु। रम्या रोते हुए गीत गाकर बेहोश गिरधर को अक्षत तिलक लगाकर राखी बांधकर राखी की रीति को पूरा करती है और बहते आंसू और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरी राखी की लाज बचाना, भैया मेरे। रोते रोते रमिया की आंखें लाल हो जाती हैं। वो बिना पलक झपके गिरधर को एक टक निहारे जा रही थी। आंख खुलते गिरधर की निगाह राखी पर पड़ती है। भैया, तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे बहन, जिस भाई को तुम जैसी भाग्यशाली बहन मिल जाए, उसको सारी बदनसीबी बदहाली राखी के इस डोर से दूर हो जाएगी। मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी कोई भाई नहीं था भैया। रो मत बहन, आज से इस भाई की कलाई पर तुम्हारा इकलौता हक होगा। चलो भला है, अब से हम सास बहू हर एक साल रक्षाबंधन से लेकर भाई दूज के इस बड़े त्योहार को एक संग मनाया करेंगी। इस तरह रेवती को बिन भाई की बहन वाली बहू के जीवन में भाई और 5 साल बाद रेवती और उसके भाई को राखी के डोर में बांध देता है। जादुई सोने की राखी का पेड़। दूर दराज बसे कर्मपुरा गांव में चंदा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों रोशन और मानवी के संग रहा करती थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद से चंदा अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। वो लोगों के घर में चौका बर्तन करके बच्चों का पेट भरा करती थी। फिर एक रोज चंदा बीमारी की चपेट में आ गई और बिछौना धर लिया। एक 5 साल का रोशन कहता है, मानवी दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ कमजोर क्यों होती जा रही है? माँ कुछ खाती पीती क्यों नहीं? इस तरह 13 साल की मानवी रोशन को जवाब देते हुए कहती है, माँ बीमार है रोशन। अचानक से चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके साथ छटपटाते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, मानवी बेटिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा सफर यहीं तक था। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई रोशन का ख्याल रखना। वादा कर
बेटा। इसी पर मानवी रोते हुए कहती है, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी माँ। उसी पर चंदा अपनी आंखें मूंद कर उन्हें अनाथ कर देती है। दोनों भाई बहन उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हैं। गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे की मदद करते हैं, जिससे वो चंदा के शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर मानवी अपने भाई के साथ घर लौट आती है, जहां नन्हा रोशन उसके सामने भूख जाहिर करते हुए कहता है, मानवी दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भाई की भूख मिटाने के लिए मानवी घर के सभी बर्तनों को टटोलने लगती है और कहती है, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये दौड़ती भागती हुई मानवी गांव में रहने वाली सविता के घर आकर कहती है, सविता काकी, मेरा भाई भूखा है, उसकी खातिर कुछ खाने को दे दो। सविता उस पर तरस खाकर एक रोटी दे देती है, जिसे लेकर मानवी घर आती है। एक रोज तो मानवी अपने भाई की भूख को जैसे तैसे शांत कर देती है। फिर अगले दिन, अरे तो फिर आ गई, मेरा भाई भूख से बिलख रहा है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सविता का पति कन्हैया उसे कहता है, अरे हमने क्या तुम अनाथों का बीड़ा उठाया है जो चली आती है मुंह उठाकर खाना मांगने? चल भाग यहाँ से। कन्हैया की झड़प से मानवी डरी सहमी वहाँ से बाजार में आकर लोगों के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मेरा भाई भूख से बिलख रहा है, भगवान की खातिर कुछ खाने को दे दो। मानवी हाथ फैलाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद वो उदास मन से घर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई पड़ता है। वो थक हार कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, माँ, आपकी बेटी एकदम बेबस हो गई है। आज मैं अपने भाई को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकती। बाजार में कितनी राखियां बिक रही थी, क्योंकि कल राखी का त्योहार है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं अपने भाई के खातिर एक राखी खरीद सकूं। जैसे ही मानवी के आंसू की बूंदें पेड़ों के जड़ों में पड़ती हैं, उसी पल अचानक मानवी के हाथों में एक चमचमाती सोने की सुंदर सी राखी पेड़ के नीचे आ गिरती है, जिसे देखकर मानवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो एक सोने की राखी जैसी लग रही है। मानवी झट से पेड़ पर नजर उठाकर देखती है, जहाँ पेड़ के हर एक डाल और शाखाओं पर सोने की अनेकों राखियां टंगी होती हैं। ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर सोने की राखियां लगी हुई हैं? एकाएक उस पेड़ में मानो जान पड़ जाती है। पेड़ की इंसानों की भांति आंखें, कान, नाक, मुंह उग आता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिस पे सोने की राखियां उगती हैं। मैं हर सावन में हरा भरा हो जाता हूँ, क्योंकि इस सावन में राखी का पावन पर्व जो पड़ता है। अगर तुम्हें और भी सोने की राखियों की जरूरत हो तो मुझ में से तोड़ लो। मुझे अपने भाई की कलाई पर बांधने के खातिर सिर्फ एक ही राखी की जरूरत है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई राखी के पेड़, अब मैं चलती हूँ। मानवी सोने की राखी को लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह पूरे गांव में रक्षाबंधन की चहल पहल मची हुई थी। मानवी अपने भाई को वो सोने की राखी बांधते हुए कहती है, मेरे प्यारे राजा भैया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दीदी, मैं भी आपको तोहफा देना चाहता हूँ। इस पर मानवी हिचकते हुए कहती है, अरे मेरे नन्हे भैया राजा, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। राखी का बंधन भाई की कलाई पर प्यार बांधकर बहनें करती हैं। दीदी, ये राखी तो सोने की राखी जैसी लग रही है। आपके पास सोने की राखी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये राखी मैंने नहीं खरीदा, बल्कि एक जादुई राखी के पेड़ ने मुझे ये राखी दी। ये सुनकर रोशन बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मैंने तो आज तक फलों के पेड़ को ही देखा है। मुझे भी उस सोने की राखी के जादुई पेड़ को देखना है। फिर चलो मेरे साथ। मानवी रोशन दोनों उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दीदी, ये पेड़ तो एकदम साधारण पेड़ के जैसा है। एक जादुई राखी के पेड़, अपनी असली तस्वीर दिखाओ, अपने असली अवतार में आओ। एक तेज लौ के साथ साधारण सा खड़ा पेड़ जादुई सोने राखी के पेड़ में बदल जाता है। अरे, ये तो जादू है। इस पेड़ की हर एक डाल पर कितनी सारी सोने की राखियां लटकी हुई हैं। मानवी, तुम्हें जितने भी सोने की राखियां चाहिए हो उसे अभी ही तोड़ कर ले जाओ, क्योंकि आज राखी के त्योहार के खत्म होने के साथ मैं अगले 1 साल तक साधारण पेड़ बन जाऊंगा।
ऐसा सुनकर मानवी जादुई पेड़ पर लगी सोने की राखियों को तोड़ने को हाथ बढ़ाती है। तभी जादुई पेड़ की डाल नीचे झुक जाती है, जिससे मानवी अनेकों सोने की राखी तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। मैंने तो इस जादुई पेड़ की सारी सोने की राखियां तोड़ ली। अब ये जादुई पेड़ एकदम उदास लग रहा है। ऐसा सोचकर वो सर जमीन की तरफ गड़ाती है, जिसके साथ हर एक डाल पर दोबारा से सोने के सैकड़ों राखियां उगाती हैं। मानवी, अब हम अगले सावन में मिलेंगे, राखी के त्योहार पर। तब तक अलविदा। और पूरे 1 वर्ष के लिए जादुई राखी का पेड़ विलुप्त हो जाता है। मानवी सोने की राखियों को सुनार से सौदा करके पैसे लाती है, जिससे मानवी अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। देखते ही देखते साल होने को आ जाता है। मानवी की सहेली कमली उसके पास आकर कहती है, अरे कमली, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरा घर परिवार खाने को मोहताज हो गया है। कल राखी का त्योहार है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे 1 दिन के लिए उधार दे दे, ताकि उनसे मैं बाजार में राखी भेज सकूं। तेरी ये सहेली तुझे विश्वास दिलाती है कि इस बार की राखी तो बड़े धूमधाम से मनाएगी। आ मेरे संग। मानवी कमली की मदद करने के लिए उसे लेकर जादुई राखी के पेड़ के पास आती है। ए साधारण पेड़, इसी पर अपना जादुई परिचय दो। मानवी के शब्द से अचानक जादुई पेड़ बोल पड़ता है और जिसके डाल डाल पर चमचमाती सोने की राखियां उगाती हैं। आओ मानवी, तुम्हारा स्वागत है। जादुई पेड़, मेरी सहेली कमली की मदद करो। जादुई पेड़ अपने ऊपर से अनेकों सोने की राखियां बरसाते हुए कहता है, जाओ, बड़े आनंद के साथ राखी का त्योहार मनाओ। ये क्या था? जैसे चिन्ह का जादू होता है, वैसे ही ये जादुई राखी का पेड़ है। इन सोने की राखियों को तू रख ले। इस तरह मानवी जादुई राखी के पेड़ से न सिर्फ अपना बदहाल जीवन सुधारती है, बल्कि अन्य गरीब लोगों की मदद करके उन्हें राहत पहुंचाने का जिम्मा उठाती है। और वो हर एक साल गरीब बहनों को सोने की एक राखी बांटकर उनके रक्षाबंधन के त्योहार को प्यार और खुशियों से भर देती है। गरीब माँ का फौजी बेटा। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का अपनी गरीब माँ सुमित्रा के साथ रहता था। एक दुर्घटना के दौरान सुमित्रा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुमित्रा बहुत अकेली पड़ गई थी और उसने अपने बेटे सुरेश को अपनी की हुई मेहनत से पढ़ाया लिखाया था और वो उसे अपने पति के जैसा एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुमित्रा का पति फौजी था और देश की रक्षा करते हुए उसने अपना बलिदान दे दिया था, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे राजेश को भी एक फौजी बनाना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा सुरेश से कहती है, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन बेटा, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा ना और कोई नहीं है। तेरे पिताजी के बाद मैंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके तुझे पढ़ाया लिखाया और अब तू एक फौजी बन गया है। अगर तू भी मुझे छोड़कर गया तो मेरा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरा इंतजार करना, मैं जंग लड़के वापस जरूर आऊंगा और फिर आप पूरे गांव वालों को बताना कि आपका बेटा कितनी बड़ी जंग जीत कर आया है। ये कहकर सुरेश बॉर्डर के लिए निकल जाता है। उसको गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं और एक दिन सुमित्रा जब घर में होती है, बहुत भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। सुमित्रा रसोई में जाती है और अपने लिए कुछ बनाने का सोचती है, लेकिन जब वो रसोई में अनाज का डिब्बा खोलती है तो उसमें एक भी दाना नहीं होता। ऐसे ही घर में सभी बर्तन खाली पड़े होते हैं। अरे ये क्या, घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? ऊपर से मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। लगता है आज पूरा दिन भूखे प्यासे निकालना होगा। उस दिन सुमित्रा पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है और रात को भी 1 गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कहीं मेरा लल्ला बॉर्डर से वापस तो नहीं आ गया? सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे दरवाजे पर एक कुरियर वाला दिखाई देता है। इलो बहन जी, तोहार बेटे सुरेश ने तोहार खातिर एक खत भेजा है, इलो, आराम से पढ़ो। सुमित्रा कुरियर वाले से लिफाफा ले लेती है और घर में जाकर उसे खोलकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, माँ, मैं बॉर्डर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये कुछ पैसे हैं मेरी पहली सैलरी के,
आपको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको भेज दिए हैं। अपना ख्याल रखना माँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उस दिन वो पूरे गांव वालों को अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ाती है और एक औरत से कहती है, देखना, मेरा बेटा एक दिन देश का नाम ऊंचा करेगा और बहुत जल्दी वापस भी आएगा। सुमित्रा की ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी और कुछ समय तक राजेश सुमित्रा को चिट्ठी और पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ ही समय बाद न तो कोई पैसे आए और न ही चिट्ठी आई। ऊपर से सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया, जिसके बाद सुमित्रा के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई थी और हमेशा अपने बेटे के वापस आने का ही इंतजार करती रहती थी। एक दिन वो राजेश की फोटो देखकर कहती है, बेटा, अब तो तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। अब अपनी बूढ़ी माँ को और कितना तड़पाओगे? वापस लौट आओ सुरेश, वापस लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते ही मर जाएंगी। तभी सुमित्रा को एक कॉल आता है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन पर एक सीनियर डिपार्टमेंट से फौजी अमित कहता है, मैं आर्मी से सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या आप सुरेश की माँ बात कर रही हैं? हाँ, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। क्या मेरा बेटा वापस आ रहा है? कितने दिन हो गए, उसने तो मुझसे बात नहीं की। एक बार तो मेरी बात करा दो मेरे बेटे से। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। चीनी लोगों ने अचानक से हम पर हमला कर दिया था, जिस दौरान सुरेश ने जमकर उनका मुकाबला किया और जंग के दौरान उसको गोली लग गई और वो शहीद हो गया। 2 दिन बाद हम लोग सुरेश को लेकर इंडिया आएंगे। अमित ये सब कह ही रहा होता है, इतने में सुमित्रा अपने बेटे की ये खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है और तभी वहां गांव की एक औरत आती है और उसे उठाती है। सुमित्रा, उठ सुमित्रा, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? वो मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती हैं, जिसके बाद सुमित्रा को होश आता है और वो रोने लगती है। मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जिंदगी बिताऊंगी? 2 दिन बाद कुछ फौजी रमेश की डेड बॉडी को सुमित्रा के पास लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमित्रा गांव के कुछ लोगों के पास जाकर मदद मांगती है। कैलाश भाई साहब, दरवाजा खोलो। देखो, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। उसके शरीर को कंधा लगा दो। अरे पागल है क्या? जानती नहीं है कि दुनिया में कितना वायरस हो रहा है? ऐसे में क्या मैं तेरे बेटे को कंधा लगाकर खुद की जान खतरे में डाल दूं? अरे जा जा, किसी और को ढूंढ। ये कहकर वो सुमित्रा के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे सुमित्रा सबके दरवाजों पर जाकर अपने बेटे के शरीर को कंधा देने के लिए विनती करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और गांव के सभी लोग उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने अपना पेट काट काट के अपने बेटे को फौजी बनाया। उसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। एक देशभक्त को ये लोग कंधा तक नहीं दे सकते। ये सब देख सीनियर फौजी अमित सुमित्रा के पास आता है और कहता है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने एक बेटा खोया है तो बदले में आपको भगवान ने 4 बेटे दिए हैं। राजेश के शरीर को हम कंधा देंगे। ये कहकर चारों फौजी राजेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। वहीं सुमित्रा भी अपने कंधे पर एक मटकी लिए और हाथ में एक तिरंगा झंडा लिए चलने लगती है। ये सब गांव के लोग देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमित्रा उनसे कहती है, अरे तुम लोगों को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए, जो लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर दूसरे देशों से लड़ाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें उन लोगों के लिए ही हमदर्दी नहीं है तो तुम इस आजादी के लायक ही नहीं हो। ये कहने के बाद वो अपने बेटे राजेश की अर्थी को अग्नि देती है।
जिसके बाद वो उस तिरंगे झंडे को उसकी अर्थी के पास लगा देती है और झंडा लहराने लगता है। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत फख्र है। जिस देश के लिए तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस देश के लोगों ने आज तुझे कंधा तक नहीं दिया, लेकिन तूने अपना फर्ज पूरा किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है बेटा। भगवान करे तेरी आत्मा को शांति मिले। भूतिया राखी। सावन माह की जब पूर्णिमा तिथि आती है तो उस दिन रक्षाबंधन बनाया जाता है। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन की खुशी में सभी लोग बाजार जाकर राखी खरीदने में व्यस्त होते हैं। तभी मालिनी नाम की औरत अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी। अरे वाह, ये राखी तो बहुत ही सुंदर है। इस पर सुंदर नाम और फूल बने हुए हैं। ये जरूर अच्छी होगी। अरे भाई साहब, ये राखी कितने की है? मैडम, ये राखी 50 रुपए की है। ठीक है भाई साहब, दे दो। मालिनी जाने अनजाने उस दुकानदार से भूतिया राखी खरीदकर घर पहुंचकर राखी को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो उस राखी में से लाइट जलने लगती है और अजीब आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? दीप जाकर देखो ना। मालिनी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। इस तरह दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगले दिन मालिनी रक्षाबंधन की सारी तैयारी कर लेती है और जब उसका भाई विवेक घर पर आता है तो उसकी आरती उतार कर कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी भाई आपने? हाँ, आने में इतना देर? पता है कितना इंतजार कर रही थी। इस बार मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी है। ऐसा है तो जल्दी दिखाओ। दिखाऊं क्यों? सीधा राखी ही बांध देती हूँ। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? पहले वो तो दीजिए। न, पहले राखी तो बांधो। ये कहती मालिनी उसके माथे पर तिलक लगाकर राखी बांध देती है। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और वो कहती है, भगवान करे मेरे विवेक भैया हर मुश्किल से बचे और हमेशा खुश रहें। भैया, मेरा ये रक्षा सूत्र आपकी हमेशा रक्षा करेगा। अच्छा, दो मेरा गिफ्ट। ये ले अपना गिफ्ट। बहुत टाइम से बनारसी साड़ी चाहिए थी ना। ये लो, वो भी दो। शुक्रिया भैया, मुझे कब से ये दोनों चीजें चाहिए थी। कुछ देर बाद बात करने के बाद विवेक वापस अपने घर लौट जाता है। जब विवेक सो रहा था तब अचानक से उसके हाथ में दर्द होने लगता है। ये अचानक से दर्द कैसे हो रहा है हाथ में? मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों, परेशान हो गए ना? कौन है यहाँ? सामने आओ मेरे। तेरे लिए बेहतर होगा कि तू इस राखी को उतार कर अभी के अभी फेंक दे। मेरी बहन ने मुझे बहुत प्यार से बांधी है, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी चुड़ैल कुछ ऐसा करती है कि उसके हाथों में बहुत दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी ने हाथ काट कर फेंक दिया हो। दर्द को बर्दाश्त करते हुए बहुत तेज अपने हाथ को पकड़कर विवेक चिल्लाता है, मामा, मेरा हाथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये राखी नहीं उतारूंगा। तभी ये आवाज सुनकर विवेक की माँ आकर कहती है, विवेक बेटा, क्या हुआ? हाथ को क्यों इस तरह पकड़े हुए हो? कुछ कट गया है क्या? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीना जैसे ही कैंची से अपने बेटे के हाथ की राखी को काट देती है तब जाके माहौल शांत होता है। यहाँ से जाकर चुड़ैल किसी और की राखी में प्रवेश करके उसे परेशान करने लगती है। पीयूष घर का काम करके अपनी बहन की मदद कर रहा था कि अचानक से उसका हाथ इतना भारी हो जाता है कि दोबारा उससे वो कपड़े की बाल्टी नहीं उठती। अरे पीयूष, जल्दी जा ना, कपड़े सुखा। मैंने वो कपड़े धो दिए। हाँ दीदी, कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझसे ये बाल्टी दोबारा क्यों नहीं उठ रही? इतना दर्द क्यों है? तू अभी तक यहीं खड़ा है, काम क्यों नहीं कर रहा? कर रहा हूँ दीदी। पीयूष जैसे ही बाल्टी उठाता है तो कपड़ों से भरी बाल्टी उसके ऊपर ही गिर जाती है। दीदी लग गई। तुझसे कुछ नहीं होता, रहने दे, मैं कर लूंगी। अब तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा पीयूष। ये कौन बोल रहा है? क्या हुआ? तो इतना अजीब सा क्यों बोल रहा है? कौन कर रहा है? कौन है यहाँ? कौन क्या मतलब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दी। रात के समय जब पीयूष खाना खाकर अपने कमरे में जाता है तो चुड़ैल उसकी राखी से निकलकर उसे परेशान करने लगती है। कमरे में तोड़ फोड़ होने लगती है।
देखो मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ, अगर बचना चाहता है तो अपने हाथ से ये राखी उतार दे, मैं किसी को ये राखी मनाने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? नहीं उतारूंगा राखी, मेरी बहन ने बांधी है मुझे। नहीं उतारेगा तो ये ले कर सामना मेरा। ये कहते ही चुड़ैल पीयूष को हवा में भटकने लगती है, उसे अधमरा कर देती है। बता तेरी जान ले लूं या तू अभी भी राखी बांधेगा? नहीं, मैं ये राखी उतार रहा हूँ, अब नहीं बांधूंगा। चुड़ैल उसकी राखी से निकलकर 3-4 लोगों की राखी में चली जाती है और उन्हें भी पीयूष की तरह राखी न बांधने पर मजबूर कर देती है। वो प्रीतम को भी बहुत मारती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है, तुझे ऐसा देखकर कितना सुकून मिल रहा है, बता राखी बंधवाना छोड़ेगा या नहीं? मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा राखी बंधवाना, पर मेरी एक शर्त है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, बताओ। वजह तो बहुत बड़ी है लेकिन जो बात थी बेहद ही छोटी थी। कुछ सालों पहले की बात है, मैं दीपा इस बार रक्षाबंधन बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था, माँ बाप भी चल बसे थे, तो मैं अपनी चाची के साथ रहती थी। उसी साल मेरी चाची को लड़का हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मेरा भाई आ गया। 1 महीने बाद ही जब राखी का त्योहार आया तो मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंच गई। तभी मेरी चाची ने गुस्से से लेकर उस राखी को जमीन पर फेंक दिया और मुझे कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के करीब आकर उसे राखी बांधने की? मनहूस लड़की, चली जाए यहाँ से। मेरे बेटे की जिंदगी में तू कभी राखी नहीं बांधेगी। पैसों के लिए आई है ना तू? ये ले पैसे। ये कहकर उसके मुंह पर पैसे फेंक देती है। तभी रोते हुए दीपा कहती है, पर चाची, मैं अपने भाई के लिए बहुत इंतजार कर रही थी। अच्छा थोड़ी लगेगी कि उसके पैरी राखी पर उसका हाथ सूना रहे। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक भाई बहन का प्यार मिल जाए वही काफी है। बोल दिया ना, मेरे बेटे के तू कभी राखी नहीं बांधेगी, चाहे उसका हाथ सूना ही क्यों ना रह जाए, पर तेरा मनहूस साया अपने बेटे पर पड़ने नहीं दूंगी। ये कहकर प्रतिमा उसे धक्के मारकर बेघर कर देती है। रोती हुई दीपा एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर कहती है, जिस भाई के लिए इतने सालों से तड़पी, उस भाई को भी चाची ने मुझसे छीन लिया। मेरा राखी बांधने का सपना अधूरा रह गया। मेरी राखी नहीं बनती तो अब मैं किसी को भी बांधने नहीं दूंगी, आपकी राखी उतरवा लूंगी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी को भी रक्षाबंधन नहीं बनाने दूंगी। दीदी, आपके साथ बहुत गलत हुआ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे दर दर भटके। तो क्या आप मेरी कलाई पर राखी बांधोगी? सच में तुम मुझसे बंधवाओगे? हाँ दीदी। इस तरह चुड़ैल प्रीतम के तिलक करके उसे राखी बांधती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और भूतिया राखी का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। एक भाभी की 3 घमंडी ननद। अरे भाभी भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी से आओ। अरे देखो ये मुझसे क्या हो गया है। अपनी ननद टीना की आवाज सुनते ही शिवांगी गैस को कम करती है और टीना के पास पहुंच जाती है। टीना के पास पहुंचने के बाद टीना उसे प्रेम से जला हुआ कपड़ा दिखाती है और उससे कहती है, अरे भाभी देखो ना, मुझसे भैया की शर्ट जल गई, अब मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं है टीना, मैं दूसरी शर्ट को इस्त्री कर देती हूँ। जाओ तुम अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। शिवांगी ध्रुव की शर्ट प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद करुणा जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? शिवांगी जल्दी से ध्रुव की शर्ट पर प्रेस करने के बाद करुणा के पास आती है। अरे भाभी, मुझे मेरी रेड वाली ड्रेस मिल नहीं रही है, जरा मुझे ढूंढ कर दे दो, आज मुझे पार्टी में जाना है। इतना कहकर शिवांगी जल्दी से करुणा की अलमारी खोलती है और उसे ड्रेस निकाल कर दे देती है। तभी उसे उसकी तीसरी ननद जानवी की आवाज आती है, भाभी, अरे भाभी जल्दी से आओ। अरे भाभी देखो ना, मैं ये टॉप पहनने वाली थी लेकिन अचानक से इसका बटन टूट गया, जरा मेरे टॉप का बटन लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शिवांगी तुरंत जानवी के टॉप का बटन लगा देती है, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर नजर आते हैं। तभी शिवांगी अपनी तीनों ननद और अपने पति ध्रुव के आगे नाश्ता लगाते हुए कहती है, जानवी ये लो तुम्हारी नूडल्स, करुणा ये रही तुम्हारी मॉर्निंग डाइट, और टीना ये लो तुम्हारी स्वीट पोटैटो विद जूस, और ये आपके लिए ध्रुव जी, सब लोग अपना नाश्ता एंजॉय करो। सभी अपने आगे अपनी मनपसंद का नाश्ता देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो सभी शिवांगी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल हो, आपने हम सब की पसंद का नाश्ता बनाया है।
हाँ हाँ, और साथ ही खाना खाने में स्वाद भी है। भैया, आपने शिवांगी भाभी को इस घर में लाकर हमारी माँ की कमी को पूरा कर दिया। सभी अपना अपना नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं, जिसके बाद शिवांगी घर के बाकी के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रात होते ही शिवांगी डिनर बना लेती है और सभी के आने का इंतजार करती है। अरे आज तो काफी देर हो गई, अभी तक कोई भी नहीं आया। एक बार ध्रुव जी को कॉल कर लेती हूँ। जैसे ही शिवांगी ध्रुव को कॉल करने वाली होती है, अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। लगता है सब लोग वापस आ गए हैं। जैसे ही शिवांगी दरवाजा खोलती है, उसके तीनों नंद और पति के साथ एक औरत होती है। शिवांगी कुछ कहती इससे पहले ध्रुव शिवांगी को बताता है, शिवांगी, ये हमारी बुआ कल्याणी देवी हैं, इनसे मिलो। ये सुनने के बाद शिवांगी तुरंत ध्रुव की बुआ के पैर छूती है और उन्हें अंदर बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी कल्याणी कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत कुछ बना रखा है और दिखने में स्वादिष्ट भी लग रहा है। अरे बुआ जी, खाना तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि हमारी भाभी शिवांगी ने जो बनाया है। हाँ हाँ, भाभी खाना पूरे दिल से बनाती हैं और उनके हाथों की जितनी तारीफ करूं उतना कम। खाने के साथ साथ घर के बाकी कामों में भी हमारी भाभी एकदम परफेक्ट है। शिवांगी की इतनी सारी तारीफ सुनकर कल्याणी थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और शिवांगी भी आराम करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कल्याणी को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके शिवांगी की नंद को भड़काना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तैयार हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। ओहो, अच्छा कोई नहीं बेटी, तैयार हो जाओ, फिर एक दिन तुम ऐसे ही तैयार होकर इस घर से विदा भी हो जाओगी। ये आप क्या कह रही हो बुआ जी? सही तो कह रही हूँ। तेरी भाभी तो तुझे शादी करके इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है और तुझे इस बात का पता भी नहीं है। खैर, मैंने तुझे बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद टीना काफी देर तक बैठी हुई सोचती रहती है। वहीं कल्याणी करुणा और जानवी के पास जाती है, उन्हें भी इसी तरह जाकर भड़का देती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें शिवांगी को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगती हैं और अपने मन ही मन सोचती हैं, देखो तो सही, इस भोली सी सूरत के पीछे कितना भयानक चेहरा है। खुद को आए हुए इस घर के अंदर 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें निकालने की सोच रही है। अगर किसी ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वे तीनों अपने मन ही मन विचार करने लगती हैं और तीनों खाने की टेबल पर बिना कुछ खाए उठ जाती हैं और निकल जाती हैं। उनका ये बर्ताव शिवांगी को समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने पति ध्रुव से कहती है, अरे ध्रुव जी, आज इन तीनों को क्या हो गया? बिना नाश्ता किए ही उठ गई। लगता है तीनों को आज बाहर ही कुछ खाना होगा। खैर छोड़ो, तुम उन तीनों की चिंता मत करो। ऐसा कहकर ध्रुव जॉब के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे कल्याणी उन तीनों बहनों को भड़काने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों बहन शिवांगी को हर काम के बीच में खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे भाभी, कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं। इस घर में कोई चीज मिल ही नहीं सकती। कल ही मैंने नया हेडफोन खरीदा था, अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, मेरे पास तो काफी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तभी वो तीनों अपने अपने कमरों में से निकलती हैं और शिवांगी के पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें उससे कहती हैं, भाभी, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, बताओ कहाँ है? कल मैंने नया हेडफोन मंगाया था और आज वो भी गायब है। आखिर मेरा हेडफोन कहाँ गायब कर दिया तुमने? मेरे पास इतने सारे इयररिंग थे, अब मेरे कमरे में एक भी नहीं है। बताओ मेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? आप तीनों अपने कमरे में ढूंढो, कमरे में ही होगा। भला मैं आप तीनों की चीजों का लेकर क्या करूंगी? तभी वहाँ पर कल्याणी आ जाती है और शिवांगी से कहने लगती है, अरे बहू, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे मांग लेना चाहिए, चोरी करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। कल्याणी की बात सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सबसे कहती है, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की। भला मैं ये सब चुरा कर क्या करूंगी? वही जो औरतें करती हैं। तभी वहाँ पर ध्रुव आता है और सबसे कहता है, ये सब इस घर में क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ध्रुव के आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ही घमंड के साथ अपना बैग उठाती हैं और वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं। वहीं कल्याणी भी अपने कमरे में चली जाती है।
शिवांगी को रोता हुआ देख ध्रुव उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है शिवांगी? क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? शिवांगी ध्रुव को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद ध्रुव शिवांगी से कहता है, इस घर में रोज नया कुछ ना कुछ होता जा रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतने लगते हैं और वो तीनों बहनें शिवांगी से टेढ़ा मुंह बनाकर रखती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। तभी अचानक से एक दिन ध्रुव सबको बुलाकर कहता है, मेरी प्यारी बहनों और बुआ जी, मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं शिवांगी को मनाली घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारियां आप चारों की। इतना कहकर ध्रुव सामान उठाता है और शिवांगी को लेकर मनाली निकल जाता है। शिवांगी के जाने के बाद तीनों बहनें मिलकर अपने सारे काम कल्याणी से करवाने लगती हैं। कल्याणी इतना सारा काम करके बहुत बुरी तरह थक जाती है, जिसके बाद कल्याणी कुछ ही दिनों में अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही ध्रुव और शिवांगी घर वापस लौटते हैं, वो तीनों बहनें शिवांगी को देखकर उसे गले से लगा लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह, आप आ गए, आपका इंतजार था हमारी प्यारी भाभी जी। अरे भाभी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, लेकिन सही समय पर भैया ने हमें हमारी गलती का एहसास कराया और बुआ की चालाकी के बारे में बताया। अरे तुम तीनों ऐसा क्यों कहती हो? कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। ध्रुव जाने से पहले अपनी तीनों बहनों को कल्याणी की हकीकत उनके सामने लाकर उन्हें दिखा देता है, जिसके बाद वो जानवी को लेकर मनाली निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें मिलकर कल्याणी को परेशान करके उसे घर से भगा देती हैं।